कक्षा 11 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को पाठ 7 रजनी कराने जा रहा हूँ। पहले देखते हैं इनका कौन लेखक हैं। ये तो लेखिका हैं मानू भंडारी जी, और इनके ही उस पर ये बनाया गया रजनी। तो चलो देखते हैं इस पाठ में क्या कुछ दिया हुआ है। ये चित्र भी आपको दिखाई दे रहा, मन्नू भंडारी जी का है चित्र ये। जन्म जो है सन 1931, भानपुरा मध्य प्रदेश। प्रमुख रचनाएं: एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, कहानी संग्रह है ये। आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान, ये राजेंद्र यादव जी के साथ है, उपन्यास है ये। पटकथाएं क्या लिखी है? रजनी है, निर्मला है, स्वामी है, दर्पण है जिसमें रजनी का ही पाठ दिया हुआ है। सम्मान क्या क्या मिला है? हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान है, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत है ये। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय सही से देखते हैं। जीवन परिचय: मन्नू भंडारी हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका हैं। इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में के भानपुरा गांव में हुआ था। मन्नू भंडारी के बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। लेखन के लिए उन्होंने मनु का चुनाव किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर में हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने वर्षों तक दिल्ली के मिरांडा हाउस में प्राध्यापिका के पद पर कार्य किया। मनु भंडारी को श्रेष्ठ लेखिका होने का गौरव हासिल है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। मनु भंडारी लोकप्रिय कथाकारों में से हैं। नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी की पीड़ा और दर्द की गहराई को उद्घाटित करने वाले इनके उपन्यास महाभोज पर आधारित नाटक अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। इसी प्रकार यही सच है पर आधारित रजनीगंधा नामक फिल्म अत्यंत लोकप्रिय हुई थी और उनको 1974 ईस्वी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। मन्नू भंडारी को अन्य कई बड़े पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। इन पुरस्कारों में हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, व्यास सम्मान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान प्रमुख हैं। रचनाएं देखते हैं। मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहले है नंबर कहानी संग्रह देख लो। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, नायक खलनायक विदूषक। उपन्यास देखते हैं। आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव के साथ हैं ये। पटकथा है रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण। नाटक बिना दीवारों का घर। साहित्यिक विशेषताएं: मन्नू भंडारी हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर था। 20वीं सदी के 6वें दशक में नई कहानी आंदोलन में जोड़ा नया मोड़ आया, उसमें मन्नू भंडारी जी का विशेष योगदान रहा। उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियां विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई हैं। उन्होंने आक्रोश, व्यंग और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है, वह चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या फिर पटकथा ही क्यों न हो। ये चित्र दिया हुआ है, इसमें जो दिया हुआ है पाठ उसका रजनी का। चलिए आगे चलते हैं पाठ के सारांश पे। पहला दृश्य चालू होता है। स्थान है लीला का घर। रजनी लीला के घर जाती है तथा उससे बाजार चलने को कहती है। लीला उसे बताती है कि अमित का आज रिजल्ट आ रहा है। रजनी उसे मिठाई तैयार रखने को कहती है क्योंकि अमित बहुत होशियार है। अमित के लिए रजनी आंटी हीरो है। तभी अमित स्कूल से आता है, उसका चेहरा उतरा हुआ है। वह रिपोर्ट कार्ड मां की तरफ फेंकते हुए कहता है कि मैंने पहले ही गणित में ट्यूशन लगवाने को कहा था। ट्यूशन न करने की वजह से उसे केवल 72 अंक मिले हैं। लीला कहती है कि तूने सारे सवाल ठीक किए थे,
तूने 5वें नंबर जरूर मिलने थे, 95 नंबर जरूर मिलने थे। रजनी कार्ड देखती है और दूसरे विषय में 86, 80, 88, 82, 90 अंक मिले। सबसे कम गणित में मिले थे। अमित गुस्से व दुख से कहता है कि सर बार बार ट्यूशन की चेतावनी देते थे तथा न करने पर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी देते थे। लीला इसे अंधेरगर्दी कहती है। रजनी अमित को तसल्ली देती है तथा सारी बातों की जांच करती है। उसे पता चलता है कि मास्टर पाठक उन्हें गणित पढ़ाते हैं। वे हर बच्चे को ट्यूशन लेने के लिए कहते हैं। अमित ने हाफ ईयरली में 96 नंबर लिए थे। अध्यापक ने फिर भी उसे ट्यूशन रखने का आग्रह किया। अमित अपनी मां पर इसका दोषारोपण किया। रजनी उसे समझाती है कि उसे अध्यापक से लड़ना चाहिए, यह सारी बदमाशी उसकी है। रजनी अमित को कहती है कि वह कल उसके स्कूल जाकर सर से मिलेगी। अमित डर कर उन्हें जाने से रोकता है। रजनी उसे डांटती है तथा अगले दिन स्कूल जाने का संकल्प लेती है। दूसरा दृश्य चालू होता है। यह स्थान है हेडमास्टर का कमरा। रजनी अमित के स्कूल के हेडमास्टर से मिलने गई। उसने अमित सक्सेना की गणित की कॉपी देखने की अनुमति मांगी। हेडमास्टर ने वार्षिक परीक्षा की कॉपियां दिखाने में असमर्थता दिखाई। रजनी कहती है कि अमित ने मैथ्स में पूरा पेपर ठीक किया था, परंतु उसे केवल 72 अंक मिले। वह देखना चाहती है कि गलती किसकी है। हेडमास्टर फिर भी कॉपी न दिखाने पर अड़ा रहता है और अमित को दोषी बताता है। रजनी कहती है कि अमित के पिछले रिजल्ट बहुत बढ़िया हैं, इस बार उसके नंबर किस बात के लिए काटे गए। हेडमास्टर नियमों की दुहाई देते हैं तो रजनी व्यंग करती है कि यहाँ होशियार बच्चों को भी ट्यूशन लेने के लिए मजबूर किया जाता है। हेडमास्टर ट्यूशन को टीचर्स व स्टूडेंट्स का आपसी मामला बताता है। वे इनसे अलग रहते हैं। रजनी उसे कुर्सी छोड़ने के लिए कहती है ताकि ट्यूशन के काले धंधे को रोका जा सके। हेडमास्टर आग बबूला होकर रजनी को वहां से चले जाने को कहता है। तीसरा दृश्य चालू होता है। यह स्थान है रजनी का घर। शाम के समय रजनी के पति रवि घर आते हैं। रजनी उनके लिए चाय लाती है। वह पति को सारी बात बताती है। इस पर रवि उसे समझाते हैं कि अगर मास्टर लोग ट्यूशन का धंधा करते हैं तो इसमें उसे क्या परेशानी है, उसके बेटे तो अभी पढ़ नहीं रहे। इस पर रजनी भड़क उठती है। वह कहती है क्यों अमित को आवाज क्यों नहीं उठानी चाहिए। वह अन्याय सहन करने वाले को अन्याय करने वाले से अधिक गुनाहगार कहती है। वह पति से कहती है अमित, लीलाबेन और तुम जैसे लोगों के कारण ही इस देश में कुछ नहीं होता। चौथा दृश्य फिर से लिया जा रहा है। इसमें स्थान है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का कार्यालय। रजनी दफ्तर के बाहर बेंच पर बैठी अधिकारी से मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी। वह बेचैन हो रही है। प्रतीक्षा करते करते जब बहुत देर हो जाती है तो वह बड़बड़ाने लगती है। तभी एक आदमी आता है तथा स्लिप के नीचे 5 रुपए का नोट रख देता है। चपरासी उसे तुरंत अंदर भेजता है। रजनी यह देखकर क्रोधित होती है। वह चपरासी को धकेल कर अंदर चली जाती है। निदेशक उसे घंटी बजने पर अंदर आने की बात कहता है। रजनी उसे खरी खोटी सुनाती है। इस पर निदेशक उससे बात करता है। रजनी प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी संबंधों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। निदेशक समझाता है कि शायद वह कोई रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वह बताता है कि बोर्ड मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल को 90% ग्रांट देता है। इस ग्रांट के बदले वे स्कूल पर नियंत्रण रखते हैं। स्कूल को उनके नियम मायने होते हैं। इस पर रजनी कहती है कि प्राइवेट स्कूलों में ट्यूशन के धंधे के बारे में आपका क्या रवैया है। निर्देशक कहता है कि इसमें धंधे जैसी कोई बात नहीं है। कमजोर बच्चे माँ बाप उसे ट्यूशन दिलवाते हैं, यह कोई मजबूरी नहीं। इस पर रजनी उसे बताती है कि होशियार बच्चों को भी ट्यूशन लेने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर ट्यूशन न ली जाए तो उसके नंबर कम कर दिए जाते हैं। हेडमास्टर ऐसे टीचर के खिलाफ एक्शन लेने से परहेज करता है। क्या आपको ऐसे रैकेट बंद करने के लिए दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इस पर निदेशक कहता है कि आज तक कोई शिकायत नहीं आई। रजनी व्यंग करती है कि बिना शिकायत के आपको कोई जानकारी नहीं होती है। निदेशक अपनी व्यस्तता का तर्क देता है तो रजनी उसे कहती है कि मैं आपके पास शिकायतों का ढेर लगवाती हूँ। चलो देखते हैं अगला दृश्य क्या है। 5वां दृश्य है
यह स्थान है अखबार का दफ्तर। संपादक रजनी की प्रशंसा करते हुए कहता है कि उन्होंने तो ट्यूशन के विरोध में एक आंदोलन ही खड़ा कर दिया है। रजनी कहती है कि अगर समाचार पत्र इस मुद्दे को उठा ले और इस पर चोट करे तो सारा समाज इसके विरुद्ध उठ खड़ा होगा। इससे कितने ही अभिभावकों को राहत मिलेगी तथा बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। संपादक रजनी की ऊंची भावना समझकर साथ देने का वादा करता है। उसने सारी बातें नोट करके एक समाचार भिजवाया। रजनी प्रसन्न होती है। वह बताती है कि 25 तारीख को पेरेंट्स की मीटिंग करने जा रही है। वे इस सूचना को भी समाचार पत्र में छपवा दें। छठा दृश्य है स्थान है बैठक स्थल। हाल में पेरेंट्स की मीटिंग चल रही है। बाहर बैनर लगा हुआ है, काफी लोग आ रहे हैं, अंदर हॉल भरा हुआ है, प्रेस के लोग आते हैं। रजनी जोश में संबोधित कर रही है, आपकी उपस्थिति से हमारी मंजिल शीघ्र मिल जाएगी। कुछ बच्चों को ट्यूशन जरूरी है क्योंकि उन कुछ माएं पढ़ा नहीं सकती तो कुछ पिता घर के काम में मदद जरूरी नहीं समझते। टीचर्स के एक प्रतिनिधि ने बताया कि उन्हें कम वेतन मिलता है, अतः उन्हें ट्यूशन करना पड़ता है। कई जगह कम वेतन देकर अधिक वेतन पर दस्तखत करवाए जाते हैं। इस पर हमारा कहना है कि वे संगठित होकर आंदोलन चलाएं तथा अन्याय का पर्दाफाश करें। हम यह नियम बनाएं कि स्कूल का टीचर अपने स्कूल के बच्चों का ट्यूशन नहीं करेगा। इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे समस्त बच्चों इससे बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती अपने आप बंद हो जाएगी। सभा में लोगों ने इस बात का समर्थन किया। सातवां दृश्य है यहाँ पे स्थान है रजनी का घर। रजनी के पति अखबार पढ़ते हुए रजनी को बताते हैं कि बोर्ड ने उनकी सारी बातें मान ली हैं। वे रजनी पर गर्व प्रकट करते हैं। रजनी प्रसन्न होती है। तभी लीलाबेन, कांति भाई और अमित भाई मिठाई लेकर के वहां आते हैं। चलिए ये कुछ शब्दार्थ दिए में कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, मुबारक हो, हाफ ईयरली, छमाहिम, अर्धवार्षिक। बेगुनाह का अर्थ है जिसका कोई गुनाह न हो, निर्दोष या बेकसूर। हिकारत, उपेक्षा। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा निदेशक यानी शिक्षा विभाग का निदेशक। रिकॉग्नाइज, मान्य। रिसर्च प्रोजेक्ट, शोध परियोजना। कंडक्ट, संचालन। सुन सुनचित, सुनती नहीं, सुनती ही नहीं। सुनती च नहीं यानी सुनती ही नहीं। दखल अंदाजी, हस्तक्षेप। पेरेंट, अभिभावक। इम्पोर्टेंट मैटर्स, महत्वपूर्ण विषय। बाकायदा, कायदे के अनुसार। इशू, मुद्दा। फोकस करना, ध्यान में लाना। अप्रूव्ड, स्वीकृत। मोटाज, मोटाज दृश्य मीडिया या टेलीविजन में जब अलग दृश्यों का छवियों को एक साथ इकट्ठा कर उसे संयोजित किया जाता है उसे मोटाज कहते हैं। काट देना, छोड़ देना, भुला देना। भोग लगाना, खाना यानी जुल्म, जाति यानी अन्याय या अत्याचार। बर्दाश्त, सहन। दनदनाती, तेज कदमों से जाती। असहाय, बेचारा या दीन। अदब, सम्मान है। ईयरली एग्जाम, वार्षिक परीक्षाएं। मेधावी, बुद्धिमान या होशियार। सफाई, वफाई, लिखने में होने वाली काटपीट तथा अन्य छोटी मोटी गलतियां। सफाई देना, अपने आप को बचाना। आर्थिक मजबूरी, पैसे की तंगी। अंधेरे, अन्याय, बल पड़ना, तनाव आना। स्वीकृति, हाँ करना। टर्मिनल, सत्र अवधि। बदमाशी, मनमानी, जबरदस्ती। घुड़कना, डांटना, धमकाना। गलत फहमी, गलत अनुमान। एग्जामिनर, परीक्षक। 100%, पूरे 100 में से 100। तैश, क्रोध। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका। आई मीन व्हाट आई से, मेरा वही मतलब है जो मैं कह रही हूं। हरकत, बुरा काम। धांधली, काला धंधा, गलत काम। शिकंजा, पकड़। घिनौना मीन्स घृणित। रैकेट मीन्स काले धंधा का जाल। स्लिप मीन्स पर्ची। चिंदिया, बिखेरना, चीर फाड़ फेंकना, चीर फाड़ कर फेंकना। आश्चर्य मिश्रित कौतूहल, हैरानी से भरा जिज्ञासा, हैरानी और जानने की इच्छा। विशेषकर, खासतौर पर। रिलेशन, संबंध। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत दिलचस्प विषय है। इसमें अधिकतर शब्द इंग्लिश के हैं बच्चों। बिजी, ये इंग्लिश का ही शब्द है। व्यस्त, प्रतीक्षारत, इंतजार में बैठे। सूली पर चढ़ना,
चढ़ाना, संकट में डालना, हताश, निराश, माई फुट, उस पर मैं ठोकर मारती हूँ, गुनहगार, दोषी, गदगद भाव से प्रसन्न होकर ठेका लेना, जिम्मेदारी उठाना, ग्रांट, अनुदान या धन की सहायता, पर्दाफाश, काले धंधे को उजागर करना, राय, मद, दस्तखत, हस्ताक्षर, अनुरोध, आग्रह, संगठित, मिलकर, राइट अप, लिखित विषय सामग्री, आंख मूंदना, ध्यान न देना, आवेश, जोश, राहत मिलना, सुविधा होना, परेशानी में कमी होना, धुआंधार लिखना, पूरे जोश में लिखना, पीटीआई, समाचार एजेंसी, एक्शन, कार्रवाई, दखल अंदाजी, हस्तक्षेप, टांग अड़ाना, दिन दहाड़े, खुलेआम, सेमिनार, संगोष्ठियां, ऑर्गेनाइज, आयोजित, गड्ढे में जाना, नष्ट होना, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है, सिलेबस, पाठ्यक्रम, इट्स अवर ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य है, फाइनल ईयर, अंतिम वर्ष, कोचता, तंग करता, ऑफ कोर्स, हाँ अवश्य, बोर्ड, मंडल शिक्षा विभाग। चलिए अब कुछ देखते हैं गद्यों के प्रश्न उत्तर। पहला है, हाँ कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर यह तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका, तो अब अगर ईयरली में भी पूरे नंबर लेने हैं तो ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया है, पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा, हमेशा बस एक ही जवाब, मम्मी की नकल उतारते हुए, मैथ्स में तो यूं वैसे बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर। देख लिया, अब 6 पोजीशन आई है मेरी, जो आज तक कभी नहीं आई थी। अमित की आंखों से फिर आंसू टपक पड़ते हैं। प्रश्न है, गणित के अध्यापक ने अमित से क्या कहा। दूसरा है, अमित की मम्मी ने उसे गणित का ट्यूशन क्यों नहीं लेने दिया। और नंबर 3 है, अमित अपने कम अंक के लिए किसे दोषी देता है और क्यों। चलिए इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। नंबर 1, गणित के अध्यापक ने अर्धवार्षिक परीक्षा में अमित के अच्छे अंक लाने पर तारीफ तो की, किंतु उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि हाफ ईयरली में तो पेपर आसान होता है, अगर ईयरली परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं तो ट्यूशन लेना शुरू कर दो। नंबर 2, अमित की मम्मी ने उसे ट्यूशन लेने के लिए 2 कारणों से मना किया। एक तो वह गणित में बहुत होशियार था तथा गणित में हमेशा उसके अच्छे अंक आते थे। दूसरा, उसकी आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी कि वो 2 विषय अंग्रेजी और गणित के ट्यूशन पर खर्च उठा सके। नंबर 3, अमित गणित में कम अंक अर्थात 72 अंक पाने के लिए अपनी मां को दोषी मानता है, क्योंकि मां ने उसे ट्यूशन लेने से मना कर दिया, जबकि वह बार बार अध्यापक द्वारा कही गई बात को अपनी मां से बोल रहा था। उसकी कक्षा में अनेक बच्चे ट्यूशन ले रहे थे। अमित वह समझाता था कि ट्यूशन लेने वाले बच्चे ही अच्छे अंक ला सकते हैं। नंबर 2, कुछ नहीं कर सकते आप तो मेहरबानी करके यह कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकना वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधली को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन न लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं, और आप हैं कि कापियां न दिखाने के नियम से उसे उनके सारे गुनाह ढक देते हैं। प्रश्न है, रजनी ने हेडमास्टर से कुर्सी छोड़ने की बात क्यों की। नंबर 2, आपके अनुसार हेडमास्टर ट्यूशन रोकने के लिए क्या कर सकता है। नंबर 3, कापियां न दिखाने का नियम कहां तक उचित है। तो उत्तर है पहले प्रश्न का, हेडमास्टर द्वारा ट्यूशन के रूप में अध्यापकों द्वारा चलाए गए जा रहे व्यापार को रोकने में असमर्थता प्रकट करने पर रजनी ने उसे कुर्सी छोड़ने की सलाह दी। रजनी का मानना है कि बच्चों को ट्यूशन के डर से बचाने का काम निश्चित रूप से हेडमास्टर का है। उसे अपने प्रभाव, सावधानी एवं कठोरता से गलत हरकतों को रोकना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसे कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। नंबर 2, मेरे अनुसार हेडमास्टर स्कूल का प्रधान होता है, इसलिए उसकी हर बात अध्यापकों को माननी पड़ेगी। इसी तरह यदि हेडमास्टर कोई नियम बना दे तो ट्यूशन को भी रोका जा सकता है। वह अध्यापकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर सकता है। उसे बीच बीच में स्कूल का निरीक्षण भी करते रहना चाहिए।
नंबर 3, बच्चों को वार्षिक परीक्षा में कापियां न दिखाने का नियम सर्वथा अनुचित है। इससे कोई अध्यापक चाहे तो मनमानी करके किसी छात्र के अंक घटा सकता है या बढ़ा सकता है। यदि कॉपी दिखाने का नियम बना दिया जाए तो दोषी अध्यापक अपनी मनमानी करके बच्चों का शोषण नहीं कर सकते हैं तथा बच्चे का भविष्य बिगड़ने से बच सकता है। तीसरा है, मुझे बाहर करने की जरूरत नहीं। बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपके नाक के नीचे ट्यूशन का यह घिनौना रैकेट चला रखा है। व्यंग से, पर आप तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा और मैं करूंगी, देखिएगा आप। तमतमाती हुई निकल जाती है और हेडमास्टर चपरासी पर ही बिगड़ पड़ता है। जाने किस किस को भेज देते हो भीतर। प्रश्न है नंबर 1, वक्ता क्या करने की बात कहती है। नंबर 2, वक्ता क्या धमकी देती है। और नंबर 3, प्रधानाचार्य किस पर बिगड़ा और क्या कहा तथा क्यों। तो उत्तर है ये नंबर 1, वक्ता ने हेडमास्टर को कहा कि आपको उन सभी टीचर्स को बाहर करना चाहिए जिन्होंने ट्यूशन का घिनौना रैकेट चला रखा है। वे बच्चों का शोषण कर रहे हैं तथा उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। नंबर 2, वक्ता हेडमास्टर को धमकी देती है कि आप तो ट्यूशन करने के वाले अध्यापकों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, अब मुझे ही इस गलत काम को रोकने के लिए कार्रवाई करनी होगी। नंबर 3, प्राचार्य चपरासी पर क्रोधित होता है। वह कहता है कि तुम किस तरह के लोगों को अंदर भेज देते हो, इसलिए उसने ऐसा इसलिए कहा ताकि वक्ता का गुस्सा उस पर निरीह चपरासी पर उतार सके। नंबर 4, देखो तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो। रवि गलती करने वाला है तो है ही गुनहगार, पर उससे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। जैसे लीलाबेन और कांतिभाई और हजारों हजारों माँ बाप। लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है। जैसे तुम नकल उतारते हुए, हमें क्या करना है, हमने कोई ठेका ले रखा है दुनिया का। गुस्से और इकारत से माई फुट उड़कर भीतर जाने लगता है, जाते जाते मुड़कर। तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता है, हो भी नहीं सकता, भीतर चली जाती है। प्रश्न है, गलती सहने वाला गुनाहगार कैसे होता है। और नंबर 2 है, यहाँ किसे किसे गुनाहगार कहा गया है तथा क्यों कहा गया है। तीसरा है, वक्ता के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है बच्चों नंबर 1, गलती सहने वाला गुनाहगार होता है क्योंकि इससे अन्याय करने वाले को साहस मिलता है। वह अपने काम को सही मानकर अधिक अत्याचार करने लगता है। नंबर 2, यहाँ 2 प्रकार के लोगों को गुनाहगार माना गया है। नंबर 1, गुनाह करने वाले। नंबर 2, गुनाह को सहने वाले। ये दोनों ही गुनाहगार है। गुनाहगार गलती करता है तथा उसे सहने वाला उसे बढ़ावा देता है। नंबर 3, वक्ता समाज सेविका है। वह किसी के ऊपर हो रहे अत्याचार को सहन नहीं करती, वह अपने पति तक को दोषी मानती है, वह स्पष्ट वक्ता है। नंबर 5 में देखिए, रजनी क्या खूब। आप कहते हैं कि हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तब करेगा कौन। मैं पूछती हूँ कि ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनौने रैकेट को तोड़ने के लिए दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। आपको, आपके बोर्ड को चेहरा तमतमा जाता है निदेशक, लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पेरेंट्स की इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। रजनी, यानी कि शिकायत आने पर ही आप इसके बारे में सोच सकते हैं। वैसे शिक्षा विभाग शिक्षा के नाम पर दिन दहाड़े चलने वाली इस दुकानदारी की आपके बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। प्रश्न है नंबर 1, पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। नंबर 2 है, क्या खूब में छिपे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। और नंबर 3, इन सवालों के आधार पर बताइए कि आपको ट्यूशन की समस्या का कोई समाधान नजर आता है। नंबर 4, बोर्ड के रवैये को आप कहां तक उचित मानते हैं। उत्तर है, पाठ है रजनी, लेखक है मन्नू भंडारी। और नंबर 2, क्या खूब में गहरा व्यंग है। रजनी अध्यापक, मुख्याध्यापक और शिक्षा निदेशक की मिलीभगत या उदासीनता पर हैरान है। हेडमास्टर ट्यूशन के मामले को छात्र और अध्यापक के बीच का मामला बताते हैं। शिक्षा निदेशक चाहते हैं कि उसके विरुद्ध हेडमास्टर कार्रवाई करें, अर्थात सभी अपना पल्ला
झाड़ने में लगे हुए हैं, अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डाल रहे हैं। इस तरह ट्यूशन का रैकेट ज्यों का त्यों बना हुआ है। नंबर 3, इन संवादों को पढ़कर लगता है कि ट्यूशन की समस्या का कोई समाधान नहीं है। अध्यापक खुलेआम छात्रों को मजबूर कर रहे हैं, हेडमास्टर उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। शिक्षा निर्देशक कहते हैं कि इसके लिए हेडमास्टरों को एक्शन लेना चाहिए या उन्हें लिखित शिकायत मिलनी चाहिए। बिना शिकायत के वे कुछ भी नहीं कर सकते। इस हालत को देखकर लगता है कि ट्यूशन का धंधा इसी तरह चलता रहेगा, इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। नंबर 4 का उत्तर है, शिक्षा बोर्ड का ट्यूशन के प्रति रवैया उचित नहीं है। पहली बात, निदेशक महोदय स्वयं कामचोर हैं। वे अपनी बला को दूसरों पर टालने में कुशल हैं। दूसरे वे लिखित शिकायत आने पर ही जागना चाहते हैं। स्वयं प्रेरणा से पहल करने वे जांच पड़ताल नहीं करना चाहते हैं, यानी स्वयं प्रेरणा से पहल करके वे जांच पड़ताल नहीं करना चाहते हैं। चलिए अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। यह है, एकाएक जोश में आकर आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा, तो फिर साथ दीजिए हमारा। अखबार यदि किसी इश्यू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती है, सबकी बन जाती है। आंख मूंद कर नहीं रह सकता, फिर भी कोई उससे, आप सोचिए जरा, अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो आवेश के मारे जैसा बोला नहीं जा रहा है। कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्होंने अपनी मेहनत का फल मिलेगा, माँ बाप के पैसे का नहीं। शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में यह तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है। प्रश्न देखते हैं। नंबर 1, पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। नंबर 2, इस संवाद का वक्ता और श्रोता कौन है, वक्ता श्रोता क्या प्रेरणा देता है। नंबर 3, अखबार की भूमिका पर प्रकाश डालिए। और नंबर 4, रजनी संपादक महोदय को ट्यूशन रोकने के कितने लाभ गिनवाती है। चलिए पहले उत्तर देखते हैं। पाठ तो रजनी है, लेखक मन्नू भंडारी। नंबर दूसरे का उत्तर है, इस संवाद की वक्ता रजनी और श्रोता है समाचार पत्र का संपादक। रजनी संपादक को प्रेरणा देती है कि वह ट्यूशन के काले धंधे में लिप्त अध्यापकों, मुख्य अध्यापकों तथा बड़े अधिकारियों के विरुद्ध लेख लिखें। इससे अनेक बच्चों तथा उनके माता पिताओं को ट्यूशन के अनावश्यक दबाव से छुटकारा मिलेगा। नंबर 3, लोकतंत्र में अखबार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यदि समाचार पत्रों में ट्यूशन जैसी सामाजिक समस्याओं पर चोट करने वाले लेख लिखे जाएं और तत्संबंधी समाचार छापे जाएं तो बड़ी संख्या में लोग जागरूक होते हैं। तब कितने ही प्रभावित लोग संगठित होकर विरोध करते हैं तथा दोषी लोगों के कान भी खड़े हो जाते हैं। नंबर 4, रजनी समाचार पत्र के संपादक को ट्यूशन रोकने के लिए निम्नलिखित लाभ गिनवाती है। नंबर 1, कितने ही प्रभावी बच्चों तथा उनके माता पिताओं को ट्यूशन की समस्या से राहत मिलेगी। नंबर 2, योग्य बच्चों को अपनी मेहनत का उचित फल मिल सकेगा तथा उनका भविष्य सुधर सकेगा। नंबर 3, बच्चों के मन में यह संस्कार बैठेगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। नंबर 7 पैराग्राफ है, ये रुक कर बड़ा अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिनिधि ने आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन न करें तो उनका गुजारा ही ना हो। कई जगह तो ऐसा भी है कि हम कम तनख्वाह लेकर ज्यादा पर हस्तगत करवाए जाते हैं। ऐसे टीचर से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। हाल में बैठा हुआ पति धीरे धीरे फुसफुसाता है, लो अब एक और आंदोलन का मामला मिल गया है। कैमरा फिर रजनी पर, इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नजर में रखते हुए ही बोर्ड के सामने यह प्रस्ताव रखेंगे कि यह ऐसा नियम बनाया जाए, एक एक शब्द पर जोर देते हुए, कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा। रुककर ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने, उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएंगी। साथ ही यह भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रश्न है नंबर 1, प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों की कौन कौन सी समस्याएं सामने आई। नंबर 2, वक्ता ने प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों की समस्या का क्या समाधान बताया। और नंबर 3 है, ट्यूशन के बारे में सभा में कौन सा प्रस्ताव रखा गया।
उत्तर है नंबर 1, प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों की मुख्य रूप से दो समस्याएं सामने आई। नंबर क, अध्यापकों को बेहद कम तनख्वाह मिलती है, इस कारण गुजारा करने के लिए उन्हें ट्यूशन करना पड़ता है। नंबर ख, कई जगह उन्हें अधिक वेतन पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं तथा कम वेतन दिया जाता है। नंबर 2, वक्ता रजनी है, उसने प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों को कहा कि वे संगठित होकर आंदोलन चलाएं और कम वेतन की धांधलेबाजी का पर्दाफाश करें। नंबर 3, ट्यूशन के बारे में सभा में एक प्रस्ताव रखा गया कि बोर्ड यह नियम बनाए कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा। यदि वह ऐसा करे तो उस टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रश्न है, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि? नंबर 1, वह अमित से बहुत स्नेह करती थी। नंबर क है, अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था। नंबर ग है, वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने में समर्थ रखती थी। और नंबर घ है, उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था। तो उत्तर जो है हमारे पास ग सही है, वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का सामर्थ्य रखती थी। तो ये उत्तर है बच्चों, ये बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया। प्रश्न 2 है, जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लौट रहा है तो उस टीचर से न लें ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो है नहीं। प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताएं कि यह संवाद किसको किस सीमा तक सही या गलत लगता है, तर्क दीजिए। तो उत्तर है बच्चों, कहानी की नायिका रजनी जबरदस्ती ट्यूशन पढ़ाने की समस्या को लेकर पहले स्कूल के हेडमास्टर के पास जाती है। वे इसे अध्यापकों और बच्चों की समस्या कहकर टाल जाते हैं। फिर वह शिक्षा निर्देशक से मिलने जाती है। शिक्षा निर्देशक रजनी को यहाँ यही तर्क देते हैं कि ट्यूशन करने में कोई मजबूरी तो है नहीं। यदि बच्चे को लगता है कि कोई अध्यापक उसे लूट रहा है तो वह किसी और अध्यापक के पास चला जाए। शिक्षा निदेशक का यह संवाद बिल्कुल लचर और गलत है। उससे जबरदस्ती ट्यूशन पढ़ाने में कोई गंभीरता नहीं नजर आती है। वह समस्या की गहराई में गए बिना बात कर देता है। ऐसा लगता है कि वह समस्या को समझने की बजाय समस्या को टालने में उसकी रुचि है। इस तरह का संवाद या बयानबाजी करना इस गंभीर और उच्च पद की गरिमा और गंभीरता दोनों को कम करता है। अतः यह पूरी तरह से गलत है। प्रश्न है, तो एक और आंदोलन का मामला मिल गया, फुसफुसा कर कही गई यह बात। नंबर क है, किसके प्रसंग में कही गई। नंबर ख, इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है। तो उत्तर चलता है, पहले क का उत्तर देखते हैं। यह बात रजनी के पति रवि ने पेरेंट्स की मीटिंग के दौरान भाषण सुनते हुए कहा। रजनी ने अपने भाषण के दौरान बताया कि कुछ अध्यापकों को अधिक तनख्वाह पर हस्ताक्षर करवा कर कम तनख्वाह दी जाती है। इस सिलसिले में रजनी ने उन्हें कहा कि वे संगठित होकर आंदोलन करें और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। नंबर ख, इससे कहने वाले रवि की उदासीन प्रवृत्ति पर वह स्वयं केंद्रित मानसिकता का पता चलता है। ऐसे लोग अपने को हर तरह की सामाजिक समस्याओं से अलग रखते हैं। वह बचकर रहना चाहते हैं। वह सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहते हैं। समाज की समस्याओं से उसे कोई मतलब नहीं। प्रश्न 4 है, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है। क्या होता अगर? नंबर क है, अमित का पर्चा सचमुच खराब होता। नंबर ख, संपादक रजनी का साथ न देता। उत्तर है, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या है विद्यालयीन अध्यापकों तथा द्वारा विद्यार्थियों को जबरदस्ती ट्यूशन पढ़ने के लिए मजबूर करना और ट्यूशन न पढ़ने पर उन्हें कम अंक देना। इस कड़ी में उनके विरुद्ध लोगों में चेतना पैदा करने की जरूरत की कोशिश की गई है। नंबर क, यदि अमित का पर्चा सचमुच खराब होता तो वह समस्या सामने नहीं आती और न ही रजनी से आंदोलन का स्वरूप दे पाती। बच्चों और अभिभावकों को ट्यूशन के शोषण से पीड़ित होना पड़ता। नंबर ख, अगर संपादक रजनी का साथ न देता तो यह समस्या बड़े आंदोलन का रूप लेने में सफल नहीं हो पाती, क्योंकि न तो इतनी जल्दी शिक्षा बोर्ड इस मुद्दे का संज्ञान नहीं लेता और न ट्यूशन संबंधी नियमों को बनता। प्रश्न अगला, गलती करने वाला तो है ही गुनहगार,
पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। इस संवाद के संदर्भ में आप सबसे ज्यादा किसे और क्यों गुनहगार मानते हैं? तो उत्तर है, इस संवाद के संदर्भ में मेरी दृष्टि से दोनों ही दोषी हैं। ट्यूशन के लिए जबरदस्ती करने वाला अध्यापक भी और उस जबरदस्ती को सहने वाला व्यक्ति भी। जबरदस्ती सहन करने वाला व्यक्ति कुछ अधिक दोषी है, क्योंकि वह अन्याय का विरोध करने की शक्ति नहीं जुटा पाता है। वह अन्यायी को अन्याय करने की छूट देता है, इससे अन्यायी का साहस बढ़ता है। प्रश्न नंबर 2 है, स्त्री के चरित्र की बनाई गई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? तो उत्तर है, रजनी का चेहरा स्त्री के चरित्र की धारणा से बिल्कुल भिन्न है। भारतीय स्त्री शक्तिहीन, सहनशील और कोमल मानी जाती है। वह संघर्षों से दूर रहना चाहती है। इस धारावाहिक की नायिका रजनी संघर्षशील, असहनशील, जुझारू और शक्तिमती है। वह अपने सामने होता हुआ अन्याय नहीं देख सकती है। वह तुरंत दोषी व्यक्ति के विरुद्ध संघर्ष छेड़ देती है और देखते ही देखते जन आंदोलन खड़ा कर देती है। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंशों में जो अर्थ निहित है उसे स्पष्ट करते हुए लिखिए। क है, वरना तुम मुझे काट ही दोगी। तो यहाँ पर काट ही दोगी दिया हुआ है, इसको बताना है आपको। ख में है, अमित तुम जब तुम्हारे भोग नहीं लगा। यह है यहाँ पर भोग नहीं लगा को बताना है। लेता हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। और ग में दिया हुआ है, बस बस मैं समझ गया। तो पहले चलते हैं उत्तर। क में काट देना, अलग करना, छोड़ देना, भूल जाना। स्पष्टीकरण देखो। रजनी लीला से अमित के परीक्षण परिणाम की घोषणा को लेकर कहती है कि मैं तुम्हारे घर न आती तो तुम मिठाई खिलाने की बात तो भूल ही जाते। नंबर का भोग लगाना यानी खिला लेना। चलिए स्पष्टीकरण। अमित जब तक रजनी आंटी को खिला नहीं लेती तब तक वह किसी और को नहीं खाने देता। ग की बात करो, बस बस और अधिक कहने से रोक देना। तो स्पष्टीकरण, संपादक रजनी से कहता है कि और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं सारी बात समझ गया। प्रश्न है, रजनी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है ये, रजनी इस कहानी की नायिका है। उसके चरित्र का सबसे बड़ा गुण है कि वह हमेशा संघर्षशील रहती है, अन्याय के विरुद्ध लड़ती है, संघर्ष करती है। वह निर्भीक और आत्मविश्वास से भरपूर स्त्री है। वह सच्चाई के लिए किसी से भी टकराने को तैयार रहती है। उसमें लोगों को इकट्ठा करने तथा तर्क सहित अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने की अद्भुत शक्ति है। वह अन्याय का पर्दाफाश करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। नंबर 2, अमित के चरित्र पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, अमित एक प्रतिभाशाली बालक है। वह पढ़ाई में होशियार है। उसे अपने अध्यापकों पर भी श्रद्धा है। अभी वह न्याय अन्याय की परिभाषा को नहीं समझता, इसलिए अध्यापक द्वारा ट्यूशन पढ़ने की बात कहने पर वह बिना किसी तर्क वितर्क के उसे मान लेना चाहता है। वह किसी भी सूरत में अपने अध्यापक को नाराज नहीं करना चाहता। यह तो सच है कि ट्यूशन की जबरदस्ती को अन्याय समझता ही नहीं, इसलिए वह अध्यापक के प्रति एक भी कठोर शब्द नहीं कहता। प्रश्न नंबर 3 है यहाँ, गणित के विषय के अध्यापक पाठक जी क्या तर्क देकर अमित को ट्यूशन पढ़ने के लिए बाध्य करते हैं? उत्तर है, अमित को ट्यूशन पढ़ने के लिए पाठक जी निम्नलिखित तर्क देकर बाध्य करते हैं। वह कहते हैं कि परीक्षा में पूरे अंक लाने के लिए ट्यूशन जरूरी है। वे यह भी कहते हैं कि ट्यूशन के बिना रह जाओगे। ट्यूशन पढ़ने वाले अन्य छात्रों के नाम भी लेते हैं। इस प्रकार वे ट्यूशन के लिए बाध्य करते हैं। प्रश्न है अगला, रजनी पाठ के आधार पर बताइए कि शिक्षा बोर्ड और प्राइवेट स्कूलों के बीच क्या संबंध होता है? तो उत्तर है ये, शिक्षा बोर्ड मान्यता प्राप्त तो प्राइवेट स्कूल को 90% तक अनुदान देते हैं। यह सहायता स्कूलों के रख रखाव, अध्यापक और विद्यार्थियों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए दी जाती है। शिक्षा बोर्ड ही स्कूलों के अधिकतर नियम बनाता है। पाठ्यक्रम भी बोर्ड द्वारा बनाकर भेजा जाता है। वार्षिक परीक्षा के पेपर भी बोर्ड द्वारा बनाए जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों पर शिक्षा बोर्ड का नियंत्रण पूरी तरह रहता है, इसलिए वे अपनी मनमानी नहीं कर सकते। वे अपनी हर गतिविधि के लिए शिक्षा बोर्ड के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न 5 है, वार्षिक परीक्षाओं की कॉपियां न दिखाने के पीछे क्या तर्क है? क्या आप उससे सहमत हैं?
उत्तर, हेडमास्टर महोदय वार्षिक परीक्षाओं की कॉपियां न दिखाने के पीछे केवल यही तर्क देते हैं कि ऐसा करने से लड़कों तथा उनके अभिभावकों की भीड़ लग जाएगी, उन्हें निपटाना एक जंजाल हो जाएगा। मैं हेडमास्टर के इस तर्क से सहमत नहीं हूँ। एक जंजाल से बचने के लिए किसी के भविष्य को चौपट तो नहीं किया जा सकता। इस नियम से भ्रष्ट अध्यापकों की चांदी हो जाएगी। वे मनमानी करेंगे तथा कॉपियां जांचने में लापरवाही बरतेंगे। इस प्रकार योग्य छात्रों का भविष्य चौपट हो जाएगा। इस नियम से भ्रष्ट अध्यापकों पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। प्रश्न 6, रजनी पटकथा से आपको क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है, इस पटकथा से अन्याय का विरोध करने की शिक्षा मिलती है। अन्याय को न सहें, इससे अन्याय और ही बढ़ता जाता है। गलत बात के लिए किसी का भी विरोध करना चाहिए। जीवन में संघर्ष से नहीं डरना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। प्रश्न है, अमित अपनी माँ से क्यों नाराज होता है? तो उत्तर है, ये अमित अभी नासमझ है। वह समझ नहीं पाता कि उसके गणित के अध्यापक पैसे के लोभ में जबरदस्ती उसे ट्यूशन पढ़ने के लिए कहते हैं और जानबूझकर कम अंक दे रहे हैं। वह अन्य लड़कों को ट्यूशन पढ़ते देखकर सोचता है कि शायद ट्यूशन पढ़ना आवश्यक है। उसकी कक्षा के अधिकतर बच्चे ट्यूशन लेते थे। चूंकि उसकी माँ उसे गणित की ट्यूशन लेने से रोकती है, इसलिए वह अपने कम अंक आने के लिए अपनी माँ को दोषी मानता है। अगला प्रश्न है, सरकारी कार्यालयों की दुर्दशा पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर है, इस नाटक में सरकारी कार्यालयों की दुर्दशा पर टिप्पणी की गई है। सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह हैं। उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं। शिक्षा निदेशक जैसे बड़े अधिकारी भी बला टालने में लगे रहते हैं। वे आसानी से किसी से मिलना नहीं चाहते। यद्यपि निदेशक अपने कमरे में खाली बैठा है, फिर भी वह मिलने वालों को प्रतीक्षा करवाता है। उसकी नाक के नीचे उसका चपरासी रिश्वत देता है। ऐसा लगता है कि निदेशक इस रिश्वत को प्रोत्साहन देता है। प्रश्न है, रजनी ने हेडमास्टर द्वारा ट्यूशन संबंधी विषय पर असमर्थता प्रकट करने पर क्या कहा? तो उत्तर है बच्चों, ये रजनी ने ट्यूशन संबंधी विषय पर हेडमास्टर द्वारा असमर्थता प्रकट करने पर गुस्से में कहा कि यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो यह कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन न लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं, और आप हैं कि कॉपियां न दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक देते हैं। अगला प्रश्न है, लीला और अमित रजनी को स्कूल जाने से क्यों मना करते हैं? तो उत्तर है, रजनी गणित के विषय के अध्यापक पाठक जी की शिकायत करने के लिए स्कूल जाना चाहती है। अमित और लीला दोनों इस बात से भयभीत हो जाते हैं कि शिकायत कर देने पर अध्यापक और अधिक परेशान करना शुरू कर देंगे। इस कारण वे दोनों रजनी को स्कूल जाने से मना करते हैं। इसी के साथ बच्चों ये समाप्त हो रहा है आज का पाठ। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल को लाइक करें अगर अच्छा लगे तो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद और थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं नए उत्साह के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।